Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we have completed our topic HIV virus, or you can say human immune virus. Okay. Now today we are going to read the topic symptoms of the AIDS, because HIV virus causes AIDS. The infection of HIV may be divided into 3 stages. Now, the infection of this virus, we can divide it into 3 stages. The first stage is known as primary infection. The first is known as the primary infection. In this stage, symptoms like fever, swollen lymph nodes, inflammations of throat, night sweating occurs. In this process or in this stage, जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू होती हैं। सबसे पहले तो आपको हमने ये बताया कि HIV वायरस जो है वो कॉज करता है एड्स, और एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं हुआ, ना ही कोई वैक्सीन एड्स के लिए अभी तक बनी है। अब एड्स जिस पेशेंट को होता है, बहुत रेयर केसेस में एड्स होता है, लाइक किसी 10,000 में से किसी 5 पेशेंट्स को एड्स होता है। अब एड्स के जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं और कितने स्टेजेस कवर करता है ये एड्स, तो उसके टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है प्राइमरी इन्फेक्शंस। प्राइमरी इन्फेक्शंस में जो पेशेंट होता है उसके अंदर फीवर होता है, यानी उसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है, उसके लिम्फ नोड्स बनते हैं। लिम्फ किसको कहते हैं? लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ मीन्स वाटर। ये एक ऐसे स्मॉल किस्म के लिम्फ्स होते हैं जो कि ग्लैंड्स के ज़रिए जिनमें से वाटर की तरह का कोई सब्सटेंस निकलता है, या लिम्फ का डायरेक्ट मतलब होता है वाटर। तो ऐसे ग्लैंड्स जो कि वाटर की तरह से निकलते हैं बॉडी में से, ठीक है। इसमें इन्फ्लेमेशन होती है थ्रोट की। पेशेंट को ये फील होता है कि उसके गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही है, उसे जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग फील होती है, उसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं उसके अंदर फर्स्ट स्टेज में होते हैं, जहाँ पे बहुत मुश्किल से ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम एड्स। However, these symptoms disappear after some days and then no symptoms for about 9 months. Therefore, the first stage is called as the asymptomatic carrier. ठीक है। अच्छा, इस स्टेज में ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फीवर होता है, लिम्फ नोड्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशंस होती हैं थ्रोट में, इन्फ्लेमेशंस ऑफ थ्रोट होती है, ठीक है। और इस स्टेज में इसका जो टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन होता है 1 वीक, एंड आफ्टर 1 वीक इसके सिम्टम्स जो हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, यानी कि सिम्टम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो जब इसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं तो इसलिए इस स्टेज को बोला जाता है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज। ये इसकी फर्स्ट स्टेज कहलाती है। प्राइमरी स्टेज आपने देख ली। प्राइमरी स्टेज क्या होती है कि इसमें फीवर होता है, लिम्फ्स बनती हैं। लिम्फ्स ज़्यादातर आपके आर्मपिट्स के एरियाज़ में, आपके गैंग्लिया के एरिया में बनती हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसमें लिम्फ नोड्स बनती हैं, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट होती है। इसका टाइम पीरियड तकरीबन 1 वीक होता है, और यहाँ पर 1 वीक के बाद के सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल, और पेशेंट ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो स्टेज असल में होती है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, जहाँ पर उसे फील ही नहीं होता कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ वेरी severe disease. The second stage known as AIDS related complex. Second stage कहलाती है AIDS related complex.
AIDS related complex. In this stage, some early symptoms of acute infection reappear like swollen limbs under the armpits, next, groin region, fever and ashes. अच्छा, इसमें क्या होता है? इचेस. अच्छा, इसमें क्या होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन के जो अर्ली सिम्टम्स थे, जिसमें फेवर भी था, जिसमें लिम्फ नोड्स में भी वाटर्स जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी वो थी, और ये थ्रोट भी था. अब ये एरियाज किन एरियाज में होते हैं? ये मेजॉरिटी आपके आर्मपिट्स में, ग्रोइन एरियाज में होते हैं. सॉरी, ग्रोइन एरियाज जो आपके, ये आपका एब्डोमेन होता है, पेट, एंड ये आपकी लेग्स होती हैं. तो ये एरिया आपका ग्रोइन एरिया कहलाता है. इस एरिया में होते हैं. इसके अलावा आर्मपिट्स में होते हैं. तो ये इनके जो है इचिंग आपको बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में, और फीवर आपको होता है. सम ऑफ द अदर सिम्टम्स लाइक persist cough, persist diarrhea, flu, night swelling, loss of memory, loss of judgment and loss of expressions, weakness. This stage may continue for few months to many years. ठीक है, अब इसमें जो सिम्टम्स आ गए हैं उसमें कुछ persist सिम्टम्स भी होते हैं. persist का मतलब होता है मुस्तकिल, जो फिर इसके बाद ख़त्म नहीं होते. उसमें जो persist सिम्टम्स आते हैं उसमें कफ होती है, खांसी जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होती. उसके अलावा डायरिया हो जाता है, पेट ख़राब होता है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होता. एंड उसके अलावा स्वेटिंग होती है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, और जो है डिप्रेशन स्टेज में चला जाता है पेशेंट. और पेशेंट जो है वो ये स्वेटिंग वगैरह तो उसको होती रहती है, और तकरीबन ये जो है कोई मंथ्स से लेकर ईयर्स तक का काम होता है, और ये चलता रहता है, कंटिन्यू होता है. तो इस स्टेज को हम इसलिए ये नहीं कह सकते कि इस स्टेज में कोई भी एक ऐसा प्रोसेस होगा जो रुक जाएगा. अब इस स्टेज में जो प्रोसेस हो रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द सेकंड स्टेज जहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो ज़रा थोड़े से सीवियर हो जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं. द लास्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड फुल ब्लोन एड्स. जो लास्ट स्टेज इसकी आती है उसे हम कहते हैं फुल ब्लोन एड्स. फुल ब्लोन यानी इस वक्त जो एड्स होता है वो अपने फुल पीक पर चला जाता है, जहाँ से वो बिल्कुल डेथ की तरफ उसका जो लास्ट स्टेज होता है उसके बाद डेथ होती है. दिस स्टेज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द सीवियर वेट लॉस. इधर तो पेशेंट का सख्त वेट लॉस हो जाता है, मीन्स के वो अगर वो एकदम से वेट गिरना, जैसे एक इंसान है अगर वो डाइट भी करता है या कुछ करता है, तो अगर उसका वेट 70s में होता है तो डाइट करने के बाद वो अगर महीना भी डाइट करता है, 2 महीने डाइट करता है, 3 महीने डाइट करता है, तो कम से कम 1 kg to 2 kg ही वो लूज़ कर सकता है. लेकिन अगर यहाँ पर किसी पेशेंट को एड्स है और उसका 70 kg वेट है, तो वो एकदम से उसका वेट जो है वो 40s में आ जाएगा. इतना सा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है. Then opportunistic infections such as Kaposis sacroma, which is called as the skin cancer. क्योंकि यहाँ पर itches, patches बनना शुरू हो गए थे और वो यहाँ पर आके चेंज हो जाते हैं into the skin cancer. बॉडी में इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो उस इचिंग की वजह से आपकी बॉडी पे रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो रैशेस जो है वो लास्ट आपकी जो है स्किन कैंसर तक जाते हैं. सर्वाइकल कैंसर हो जाता है या कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम हो जाता है. सर्वाइकल कैंसर हो जाता है किसी को. सर्वाइकल क्या होता है? जिसमें आपकी नर्व्स सारी होती हैं, ये आपका जितना भी बैकबोन का ये सारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, पीछे आपका सेरेब्रम होता है, और ब्रेन का जितना भी वो होता है सारा फंक्शन, वो सारा ख़त्म होना शुरू हो जाता है. मेमोरी लॉस तो आपकी सेकंड स्टेज में ही शुरू हो जाती है. एंड लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड होता है, लिम्फ फ्लूइड, एक फ्लूइड है रेड ब्लड. हमारी बॉडी में एट ए टाइम 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट करते हैं. नंबर 1 जो है वो तो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और दूसरे हमारे जो है वो
लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें लिम्फ फ्लूइड होता है, सारा वाइट कलर का फ्लूइड होता है। अच्छा, एक बात इसमें ये भी, जैसे कॉकरोच वगैरह को जब हम मारते हैं तो या उसको हम जब डाइसेक्ट वगैरह करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें से वाइट कलर का कोई लिक्विड निकलता है, उसमें से ब्लड नहीं निकलता, होता वो उसका ब्लड ही है लेकिन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लिम्फ, यानी कि वो वाइट फ्लूइड होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दी है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। And leg. Opportunistic infections such as infections which are caused by very weak pathogens. Pathogens क्या है? Pathogens are the microorganisms. बहुत छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो कि कॉज करते हैं जिस्म की एक एक हिस्से को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे वायरसेस के बारे में मैंने पढ़ा दिया कि वो जब बॉडी में एंटर होते हैं तो उसको ख़त्म करके ही निकलते हैं। तो यहाँ पर भी जो वायरस एंटर हो रहा है, जो हो चुका है HIV वायरस बॉडी के अंदर आ चुका है और बॉडी को वो बुरे तरीके से अंदर से खाता जा रहा है, ख़त्म करता जा रहा है, वेट लॉस होता जा रहा है, पैथोजेंस का जो काम है वो बढ़ता जाता है और कोई एक पर्टिकुलर ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं होता जिसको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा होता। मतलब बॉडी के अंदर कंप्लीटली तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, डायरिया शुरू रहता है, परमानेंट रहता है, कफ परमानेंट रहती है, वेट लॉस हो जाता है, ये सारे सिस्टम्स इसमें आते हैं। अच्छा, विच कॉजेज इन्फेक्शंस और आर इम्यून सिस्टम कैन ईजिली डिस्ट्रॉय देम, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम है इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, कि हमारी बॉडी की कितनी स्ट्रेंथ है कि वो किसी भी डिजीज़ के साथ कितने टाइम तक लड़ सकती है। तो बॉडी की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है, एक इम्यून सिस्टम होता है। जब वो इम्यून सिस्टम को ही डैमेज कर रहा है, इम्यून सिस्टम ही ख़त्म कर रहा है, तो फिर कोई भी बॉडी की ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है जो कि उसके साथ खड़े होकर मुकाबला करेगी। तो यहाँ पर बॉडी जो है बिल्कुल एट द लास्ट स्टेज बॉडी पहुँच जाती है। अब लास्ट स्टेज तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये सारा कुछ होने के बाद तो लास्ट स्टेज तो होती है डेथ। लास्ट स्टेज इज द डेथ स्टेज। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको यहाँ तक सिम्टम्स बताए हैं कि HIV के सिम्टम्स क्या होते हैं, एड्स जो है वो HIV वायरस के ज़रिए कैसे फैलता है। नंबर 1 जो है वो प्राइमरी अच्छा ये वायरल भी है, ये एक से दूसरे बंदे को बहुत आसानी से भी लग जाता है, ठीक है। वो जब मैं अभी आपको ये बढ़ाऊंगी कि आगे इसकी प्रिवेंशंस क्या है और इसके फैलने का तरीका क्या है, वो मैं आपको अभी सारा एक्सप्लेन करूँगी। इसी को थोड़ा रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले आपकी प्राइमरी इन्फेक्शंस आती हैं जिसमें आपको फीवर होता है, पेशेंट को फीवर होता है, पेशेंट के अंदर जो लिम्फ नोड्स होती हैं उसमें से पानी का इखराज ज़्यादा हो जाता है, इन्फ्लेमेशंस ऑफ द थ्रोट होती है, आपको फील होता है कि गले में कोई चीज़ फंस रही है, कोई चीज़ नहीं गुजर रही, पानी तक गले से नहीं गुजर रहा। उसके बाद ये सारा प्रोसेस आपका 1 वीक चलता है, क्योंकि 1 वीक के बाद ये प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, इस प्रोसेस का यहाँ पे एंड हो जाता है और ये डिसअपेयर हो जाता है। स्टॉप तो खैर मैं नहीं कह सकती कि ये स्टॉप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये डिसअपेयर हो जाता है, यानी कुछ अरसे के लिए छुप जाता है, कुछ अरसे के लिए डिसअपेयर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? एसिम्प्टोमेटिक स्टेज। एसिम्प्टोमेटिक स्टेज के कुछ वीक्स के बाद जब पेशेंट फील करता है कि वो ठीक हो गया है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसको एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स सेकेंड स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर ये सारे सिम्टम्स तो उसके दोबारा से आ जाते हैं, यानी उसको फीवर भी हो जाता है, लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके अलावा उसकी बॉडी के अंदर जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें से पानी का इखराज शुरू हो जाता है। कौन से एरिया से होता है? आर्मपिट्स में से होता है, जो ये हमारी बाजू के नीचे का एरिया होता है, यहाँ पे होता है, ग्रॉइन एरियाज में होता है, मैंने आपको बताया वो क्या है। परमानेंटली कफ होती है, परमानेंटली डायरिया हो जाता है और पेशेंट जो है ये डिजीज़ के साथ मंथ्स से ईयर्स तक ये चीज़ें उसके साथ कंटिन्यू रहती हैं, यानी डायरिया तो उसका ठीक ही नहीं होता। जब ये स्टेजेस गुजर जाती हैं या कुछ मंथ्स गुजर जाते हैं या कुछ ईयर्स गुजर जाते हैं तो लास्ट स्टेज आ जाती है एड्स की, जिसे फुल ब्लोन एड्स कहा जाता है। वहाँ पर पेशेंट का वेट जो है वो बुरे तरीके से गिरता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि 70 से 40 विद इन मंथ्स हो जाता है। और उसके बॉडी पे क्योंकि यहाँ पे रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, इचिंग बॉडी पे हो रही होती है, तो यहाँ पर आके उसकी बॉडी में या तो स्किन कैंसर हो जाता है, ये सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, एंड द लास्ट स्टेज विल बी द डेथ स्टेज। तो ये सारा था HIV वायरस का, जिसमें मैंने आपको बताया कि HIV वायरस जो है वो एड्स को कैसे कॉज करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स।
नाउ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। ट्रांसमिशन ऑफ एड्स का मतलब है कि एड्स जो है वो फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन कैसे ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स। The HIV is transmitted by the main routes, that is sexual contact, body fluids and mother to child। 3 है इसमें। नंबर 1 है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, नंबर 2 है फ्लूइड एंड नंबर 3 है मदर टू चाइल्ड। सेकेंड देयर इज दिस बॉडी फ्लूइड। अच्छा, इसमें अब क्या होता है, नंबर 1 तो जैसे कि नाम से ही पता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए क्या किया जाता है कि ये ज़्यादातर पाकिस्तान में तो खैर इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एड्स की जो बीमारी है वो वैसे भी ज़्यादातर बाहर के ममालिक में ज़्यादा होती है जहाँ पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ नहीं चलती, तो वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा आम हो जाती है, क्योंकि जब इंसान का सेक्सुअल कांटेक्ट किसी एक पर्सन के अलावा बहुत सारे पर्सन्स के साथ होता है तो डिफरेंट वायरसेस जो है, डिफरेंट पर्सन्स के वायरसेस ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सेकेंड इसका आता है फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड होता है। बॉडी फ्लूइड क्या किस तरह से होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट है जिसको अब एड्स है, एड्स का पेशेंट है और उसकी बॉडी का ब्लड गलती से या किसी भी दूसरे तरीके से ट्रांसमिट हो गया है या इंजेक्ट हो गया है, इंजेक्ट कर दिया गया है किसी सेकंड पर्सन को, यानी एक आदमी को पहले से एड्स था, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, और जैसे कि ये चीज़ तो ऑब्वियसली सी बात है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर ऐसा हाइजीनिक कोई प्रोसेस नहीं है, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ अभी तक नहीं देखी गई कि कोई हाइजीनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेके चला जाए। उसमें यह है कि इंसान बॉडी का फ्लूइड है, कोई एक सिरिंज ली, वो एक सिरिंज से किसी एक पर्सन को इंजेक्ट किया, फिर उसी सिरिंज से दूसरे पर्सन को, तीसरे पर्सन को। ये इतनी इलिटरेसी है कि वो सारा इलिटरेसी की वजह से ही ये सारी बीमारियां जो है फैलती हैं। लास्ट कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी तो वहाँ पर मैंने देखा कि कोई एक ऐसा गांव है, पाकिस्तान का ही एक ऐसा गांव है जहाँ पे उस गांव के हर दूसरे के तीसरे बंदे को एड्स है और उस गांव में ना तो कोई जाता है और ना आता है। अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें तो आप लोगों को ये मिलेगा। वो तमाम का तमाम गांव, हालांकि उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन वो डिज़ीज़ सिर्फ और सिर्फ हाइजीनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से फैलती जा रही है कि अब उनके जितने बच्चे हो रहे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनके अंदर भी ये बीमारी है। क्योंकि इसका थर्ड पॉइंट यही है, फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड, कि ये इन्फेक्शन जो है, ये डिज़ीज़ जो है, इसका ट्रांसमिशन का जो पॉइंट है वो ये है कि मदर जो है शी इज़ प्रेग्नेंट एंड देन उसकी बॉडी के प्लेसेंटा से जो खुराक बच्चे तक जा रही है, जो वहाँ पर फीटस है उसको जो खुराक मिल रही है, उसमें ये वायरस जा रहा है और फिर इस तरह जो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी पैदा हो रहा है उसके अंदर भी ये वायरस जो है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये थे ट्रांसमिशन ऑफ एड्स के कुछ डिफरेंट पॉइंट्स कि नंबर 1, एड्स जो है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है, पर्सन टू पर्सन लाइक सेक्शुअली भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन से होता है। और सेकंड जो है वो बॉडी फ्लूइड है कि अगर किसी एक का ब्लड ट्रांसमिट कर दिया गया गलती से किसी दूसरे पेशेंट को, या कि उसकी सिरिंज को इस्तेमाल कर लिया गया, या कुछ ये कर लिया गया वो। एंड थर्ड जो है वो फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड होता है। बुक से भी एक दफ़ा रीड आउट करते हैं कि क्या है। The HIV is transmitted by 3 main routes, that is sexual contact, body fluids and mother to child. The sexual contact is more frequent cause of HIV transmission. The second most common is the HIV transmission is the body fluid. Includes blood transfusion, surgical instruments, contaminated syringes, razors etc. किसी बंदे का रेज़र यूज़ कर लेना, जैसे हम बार्बर की शॉप पे चले जाते हैं तो वहाँ पर
अल्लाह ना करे किसी एक पेशेंट को अगर ये बीमारी होती है और उसी के जो यूज़ हुआ हुआ जो अपरेटस होता है या जो रेजर्स वगैरह होते हैं किसी दूसरे पेशेंट को यूज़ कर दिए, किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को यूज़ कर दिए जाए तो ये उसको भी ट्रांसमिट वहाँ से भी हो सकता है। द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन में अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग भी जो मदर्स करती हैं अपने बच्चों को, अगर वो भी मदर जो है वो HIV पॉजिटिव है तो वो बच्चे को भी बीमारी हो जाएगी। उसके अलावा आती है प्रिवेंशंस। द थर्ड इज़, पहले आपको बताए सिम्टम्स कि कैसा होता है, फिर आपको बताए ट्रांसमिशंस कि कैसे ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, और थर्ड अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी प्रिवेंशंस हैं जिनको यूज़ करके हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं। प्रिवेंशंस को हम एहतियाती तदाबीर भी कह सकते हैं। अच्छा, प्रिवेंशंस क्या है? देयर इज़ करेंटली नो क्योर और वैक्सीन टू प्रिवेंट द क्योर ऑफ HIV। अच्छा, अभी तक ना, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ना तो कोई मेडिसिन आई है ना कोई वैक्सीन आई है जो कि HIV वायरस को ख़त्म कर सकती है, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस तरह की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। नोन एज हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसमें होता है HAART, इसे कहते हैं हाई एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब रेट्रोवायरल क्या होती है? ये वो वाला वायरस है जैसे हमने आपको पहले बताया था कि लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था हमने कि डिस्कवरी जो थी वायरस की, उसमें लास्ट वाला वायरस जो था वो आपका रेट्रोवायरल वायरस था, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस जो थी एड्स वाली वो हो रही थी, ठीक है। और दूसरा जो था उसके बाद नेक्स्ट ये आपसे क्या कहते हैं, अच्छा ये हो गया। देन जो है इसकी भी कोई सिग्निफिकेंस नताइज नहीं है, यानी ये HAART जो थेरेपी है इससे भी किसी किस्म की कोई सिक्योरनेस नहीं होती, ना किसी पेशेंट को इससे कोई फ़ायदा होता है। Therefore प्रिवेंशन इज़ ओनली द क्योर फॉर एड्स, और सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि एहतियात जो है वो परहेज़ जो है इलाज से बेहतर है। तो परहेज़ अगर इंसान कर ले तो उसे इलाज तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो द फॉलोइंग प्रिवेंशन मेजर्स आर रिकमेंडेड टू अवॉइड HIV वायरस। अब ये क्या है? अवॉइड इमोरल सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड फॉलो इस्लामिक टीचिंग्स इन ऑर्डर टू लिव क्लीन एंड हेल्दी लाइफ। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को पर अमल करें, अपनी लाइफ को अपने हस्बैंड और वाइफ तक रखें, और जो है इसी तरीके से हम उस पर अमल कर सकते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी स्टरलाइज बिफोर यूज़। जितने भी हॉस्पिटल्स में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उन सबको एक पेशेंट को यूज़ करने के बाद उसको स्टरलाइज किया जाए और फिर सेकंड पर्सन को उसको यूज़ किया जाए। डिस्पोजेबल सिरिंज शुड बी यूज्ड ब्लड मस्ट बी स्क्रीन बिफोर ट्रांसफ्यूजन। और जो डिस्पोजेबल सिरिंज है वो यूज़ करें, यानी उसे यूज़ किया और उसे फिर ज़ाया कर दिया। और सेकेंडली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं, यानी किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसको ब्लड लगा रहे थे, उस ब्लड की सबसे पहले स्क्रीनिंग करवा दें। जब वो स्क्रीन हो जाता है तो पता चलता है कि वेदर अ पर्सन इज HIV पॉजिटिव और नॉट। डू नॉट शेयर रेजर ब्लेड्स एंड टूथब्रशेस। किसी का टूथब्रश यूज़ नहीं करना, रेजर यूज़ नहीं करना। HIV पॉजिटिव मदर्स शुड अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। और जितनी भी HIV मदर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी बेबीज़ को फीड ना करें। तो ये सब कुछ प्रिवेंशंस हैं जिसकी वजह से हम इसे जो है इसे प्रिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस। वायरस को तो हम पैरासाइट कहते ही हैं, क्योंकि पैरासाइट मैंने आपको कहा था क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर चला जाए और फिर निकले ही ना, जो डिपेंड करे टोटली अपने होस्ट के ऊपर। तो वायरसेस जो है वो बिल्कुल जैसे अभी HIV वायरस मैंने आपको बताया, इससे पहले आपको मलेरियल पैरासाइट बताया जिसे हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। ये सारा जब ह्यूमन बॉडी या किसी एनिमल बॉडी के अंदर चला जाता है तो फिर ये वहाँ से नहीं निकलता, बट इट टोटली डिपेंड अपॉन द होस्ट। ये अपने होस्ट पे ही डिपेंड करता है टोटली। तो वायरसेस आर ऑब्लिक पैरासाइट से एक रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद एक छोटा सा इसे रिकैप दे देंगे। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एंड लिव आउटसाइड द लिविंग सेल्स। इट इज़ बिकॉज वायरसेस लैक मेटाबॉलिक एंजाइम्स। वायरसेस में ना तो मेटाबॉलिक एंजाइम्स है, ना कोई एक्टिविटीज़ है, ना कुछ है। तो वो सिर्फ अपने होस्ट पे डिपेंड करता है और होस्ट पे ही डिपेंड करने के साथ साथ वो होस्ट के
ही एक्टिविटीज़ को यूज़ करता है उसे। Therefore viruses must treat a host cell. Viruses are highly specific with respect to their host. HIV attacks on T4 cells of human. Poliovirus infects spiral nerves. Hepatitis virus attacks on liver. Bacteriophage attacks to the bacteria. तो ये डिफरेंट इन्होंने बताया कि कौन कौन से वायरस कौन कौन से एरियाज पे और कौन कौन सी चीज़ों पे अटैक करते हैं. However, some viruses have a broad range. Specified rabies virus can infect all mammal cells. जो rabies वायरस है वो जितने भी mammals हैं, दूध पिलाने वाले जो एनिमल्स भी हैं और ह्यूमंस भी उसमें आते हैं, वो उनको अफेक्ट करता है. व्हेन एनी फॉरेन एजेंट एग्जिस्ट एंटर्स इनसाइड द बॉडी डिस्ट्रॉयड किल मैक्रो न्यूट्रो. इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस इसमें सिर्फ इन्होंने ये सारे जो आपका अभी तक टिल लेक्चर्स हुए हैं उसका एक समरी है, उसको एक लिटिल पॉइंट समराइज़ किया है कि कौन कौन से वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं. कुछ वायरसेस जो है वो हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज जो है वो यूज़फुल होते हैं. तो एज रिलेटेड टू दीज, तो वायरसेस जो हैं वो डिफरेंट हमारी बॉडी में जाके इफ़ेक्ट करते हैं और एक दूसरे से दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं और डिफरेंट किस्म की इसमें जो है स्टेजेस गुजरती हैं और डिफरेंट बीमारियों के लिए डिफरेंट वायरसेस होते हैं. इन सब को करने के लिए क्या होता है, सिर्फ प्रिवेंशंस हैं. अपने हाइजेनिकल चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपने माहौल को साफ़ रखना चाहिए, अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ऐसी बात है जो हम एज अ मुस्लिम उस पर ओबे करते हैं. और वैसे भी हमें इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि हम जब तक साफ़ सुथरे रहेंगे, 5 वक्त वज़ू करेंगे. जब हम 5 वक्त वज़ू करते हैं तो हमारे जिस्म की बहुत सारी कसाफतें वैसे ही निकल जाती हैं, जितनी इम्प्योरिटीज़ हमारे बॉडी की होती हैं वो वैसे ही वज़ू के साथ बाहर चली जाती हैं. तो इनफैक्ट जब वो होता है तो उसके साथ साथ हमारा जो है इम्यून सिस्टम में स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी वजह से हम जितने भी वायरसेस हों, कुछ भी हो, हम उसके साथ मुकाबला कर सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ भी आ गया और लेक्चर भी क्लियर हो गया. इस चैप्टर का आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है वायरल डिजीज़ेस. तो फिर इंशाल्लाह अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करके इसे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर टॉपिक इज़ द वायरल डिजीज़ेस. लास्ट हमने सारा वायरस के बारे में पढ़ लिया था कि वायरस क्या है और वायरस किस तरह से फैलता है. HIV वायरस के हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि वो कैसे फैलता है और किस तरीके से उससे हम प्रिवेंशन हासिल कर सकते हैं, उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो आज हम कुछ वायरल डिजीज़ेस देखेंगे, जिन डिजीज़ को हम पढ़ेंगे जो कि वायरल हैं और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. अ डिज़ीज़ कॉज बाय वायरस इज़ नोन एज अ वायरल डिज़ीज़. तो वायरल डिज़ीज़ असल में क्या होती है कि वो डिज़ीज़ जो कि किसी वायरस से ही फैलती है उसे हम कहते हैं वायरल डिजीज़ेस. Viruses causes many number of diseases in plants, animals and human beings. A brief introduction of some viral diseases are given below. तो वायरल डिजीज़ेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और जो है ये काफ़ी फैलती भी हैं, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन भी फैलती हैं. कुछ तो इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डिजीज़ेस होती हैं और कुछ डिजीज़ेस जो है वो इसमें ऐसा होता है कि उनसे हम प्रिवेंशन हासिल कर सकते हैं या उसका हम इलाज भी कर सकते हैं. तो इसमें कुछ डिजीज़ेस तो इन्होंने आपके सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दी हैं, जिसमें हेपेटाइटिस भी है, पोलीमराइटिस भी है, पोलियोमाइलाइटिस भी है और इसमें लीफ कल्चर डिजीज़ है, बर्ड फ्लू है. ये तो हमने नहीं पढ़ना क्योंकि ये हमारे लेक्चर से अभी इस टाइम जो हमारा शॉर्ट सिलेबस है उसमें ये इंक्लूड नहीं है. तो लास्ट जो है वो प्रियॉन्स हमने पढ़ना है. प्रियॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसी डिजीज़ है. प्रियॉन्स आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स विच कॉज ट्रांसमिसिबल न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेस. ठीक है. अच्छा, अब ये किसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड करती है? इट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीनेशियस है. अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा कि देयर नेचर इज़ प्रोटीनेशियस. ये प्रोटीन नेचर की होती हैं. ठीक है, और ये ट्रांसमिसिबल भी होती हैं और ये इनको हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेस भी कहते हैं. न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेस. ठीक है, एंड प्रोटीनेशियस डिजीज़ेस.
द प्रॉन्स अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। क्योंकि बात न्यूरो की हो रही है तो डायरेक्ट ये किसको अफेक्ट करेंगी? द नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो प्रॉन्स हैं ये कॉज कहाँ पे होती हैं? ये अफेक्ट करती हैं हमारे नर्व सिस्टम को, हमारी नर्व्स को डैमेज कर देती हैं बिल्कुल। हमारे जो ब्रेन है उसमें मेमोरी लॉस जो है वो एक्चुअली हो जाता है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली रिलेट करती हैं हमारी नर्व्स के साथ। The transmission of prion is mainly by unhygienic way of feeding contaminated food. Some prions diseases of human are like this. अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये ट्रांसमिट कैसे होती हैं? ये डिजीज़ेज़ तो ट्रांसमिशन इनकी जो होती है वो अनहाइजेनिकली कॉज्ड, गंदगी से। जैसे आप देखते हैं कि अपने घरों की सफाई नहीं होती, अनकंटेमिनेटेड पानी पिया जाता है जिसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा ऐसा फूड खाया जाता है जिस फूड में कोई पॉइजनस चीज़ें होती हैं। लाइक वो ऐसी पॉइजनस नहीं होती कि उससे इंसान मर जाए, लेकिन उससे ऐसी डिजीज़ेस कॉज हो जाती हैं जो कि फिर प्रिक्योरेबल नहीं होती, जिसको प्रिक्योर नहीं किया जा सकता। इसमें है CJD है एक, और FFI है। ठीक है, दीज डिजीजेस इससे जो कॉज हो रही हैं वो है CJD एंड FFI। दीज डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द ईटिंग बीफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटल विद पॉइंट डिजीजेस। अच्छा, ये दोनों डिजीजेस जो हैं ये कैसे कॉज होती हैं कि जब आप बीफ खाते हैं, गोश्त मीन्स जब आप खाते हैं, तो जो एनिमल का आप गोश्त खा रहे हैं, मे बी इट इज़ अ चिकन, एनी काइंड ऑफ बीफ, काउ। अच्छा, जब इनको खाया जाता है तो इस एनिमल के अंदर, इसके ब्लड में प्रॉन्स मौजूद होते हैं। एंड दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय ईटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ कैटल विद प्रॉन्स डिजीजेस। स्कैबीज इज अ कॉमन डिजीज, इसमें स्कैबीज है। डिजीज ऑफ बोवाइन कॉज्ड बाय प्राइन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैड काउ डिजीज, इसे आप मैड काउ डिजीज भी कह सकते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, आपकी मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस मीन्स कि आपकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है, उसमें कोई भी काम करने का या फंक्शन करने का उसमें वो नहीं रहता। ठीक है, डिजीज़ हो जाती है। देन नर्व टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, अभी तक इसकी कोई भी प्रोग्रेसिव ट्रीटमेंट्स नहीं आई हैं। ठीक है, विरोइड्स हैं। विरोइड्स आर सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्कुलर RNA विदाउट अ प्रोटीन कोड और एनवेलप, सो दे आर कॉल्ड सिंपल RNA। ये प्रोटीन कोड के बगैर होते हैं। ये मॉलिक्यूलर जो होते हैं सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ RNA होते हैं, और ये एनवेलप्स जो आपके वायरसेस हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ एनवेलप्स होते हैं, ये वहाँ पे होते हैं। ठीक है, इनकी जो रेंजेस है वो फ्रॉम 246 टू 270 न्यूक्लियोटाइड्स तक जाती है। विरोइड्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय Theo Diner, and viroids can cause plants such as potato, spindle, tuber disease, cucumber, pale fruits। इनमें होती है। द मेंबर ऑफ पोटैटो में होती है या क्यूकम्बर में होती है। द मैकेनिज्म ऑफ विरोइड रेप्लिकेशन इज़ अनक्लियर सो फॉर, अभी तक इसकी कोई भी जो है रेप्लिकेशंस नहीं आई हैं और अभी तक कुछ इसका रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। तो ये दो छोटे से टॉपिक थे जो सिर्फ बस एक गो थ्रू करना था और वो हमने कर लिया। अच्छा, ये चैप्टर, इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ए सेलुलर लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हम आज कंप्लीट कर चुके हैं।